1761 में पानीपत का तीसरा वॉर होता है जिसमें मराठाओं की अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली से हार हो जाती है। और साथियों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वास्तव में पानीपत का तीसरा वॉर भारत के लिए बहुत ज्यादा निर्णयकारी था। यह बताने के लिए वास्तव में भारत में अगला डोमिनेंस किसका बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मुगल शासन के कमजोर हो जाने के बाद मराठा वो पावर्स थी जो दिल्ली में स्थापित या दिल्ली तक अपने एम्पायर को एक्सपांड कर सकती थी। वास्तव में इस वॉर में मराठाओं की हार ने यह प्रूव कर दिया कि भैया मराठा तो अब यहां पर मुगलों की जगह पर अब भारत की अगली सत्ता नहीं बनने वाली। वहीं दूसरी ओर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने भी मना कर दिया कि मुझे भारत पे राज करने का कोई शौक नहीं है, मैं तो लूटपाट करने वाला व्यक्ति था, अब मैं यहां से जा रहा हूं। वास्तव में साथियों, जब अफगान शासक जा चुका है, मराठा कमजोर हो चुके हैं, इसी समय पर आपको बैटल ऑफ प्लासी और इसके 3 साल बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर देखने मिलता है, जिसने वास्तव में भारत के की जिसे भारत की कुंजी कहा जा रहा है बंगाल, उस पर अंग्रेजों का डोमिनेंस स्टेब्लिश कर दिया। और यहीं से बात सामने आती है कि भारत के ऊपर अगले शासन करने वाली शक्ति, अगली डोमिनेंस पावर भैया अंग्रेज हो सकते हैं, इंग्लिश हो सकती है। और वहीं से अंग्रेजों ने अपना रुख चेंज करके बंगाल के बाद मैसूर को जीता, और मैसूर के बाद उनकी गिद्ध वाली आंखें मराठा साम्राज्य के ऊपर पड़ गई। साथियों, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि वास्तव में जब तक शिवाजी महाराज थे तब तक शिवाजी महाराज के जो सामने कॉम्पिटिटर है वो मुगल थे। भारत के अंदर जब पेशवा का राज आपको देखने मिल रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद में छत्रपति साम्राज्य के अंतर्गत, तब पेशवा में बाजीराव प्रथम, बाजीराव बल्लाढ़ बहुत शानदार रूलर हुए, एक प्रतापी व्यक्ति हुए, लेकिन उनके समय भी आपको ब्रिटिशर्स कमजोर देखने मिल रहे हैं। मतलब आपको जो फेस ऑफ वाला मामला है मराठा का और अंग्रेजों का, उस समय पर देखने नहीं मिला। फेस ऑफ कब आएगा? जब भैया मराठा साम्राज्य के रूलर कमजोर हो जाएंगे, जब 1761 के वॉर में मराठाओं की हिम्मत, मराठाओं की विल कमजोर हो जाएगी और वास्तव में मराठा एम्पायर कई सारे टुकड़ों में बट जाएगा। अभी तक मराठा मराठा थे, लेकिन बाद में यही मराठा होलकर के रूप में बन जाएंगे, यही मराठा में से कई सारे लोग सिंधिया बन जाएंगे, गायकवाड़ के रूप में, नागपुर के भोंसलों के रूप में, अलग अलग राज, छोटे छोटे राज आपको देखने मिलेंगे। पहले मराठा सेना के अंदर ये सारे लोग काम कर रहे हैं, बाद में जागीर प्राप्त करके ये अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने साम्राज्य की स्टेब्लिशमेंट कर देंगे। तो वास्तव में यहां पर आपको मराठा वीक देखने मिलेंगे और यहीं पर आपको अंग्रेज और मराठा के वॉर देखने मिलेंगे। कहानी कैसे आगे बढ़ती है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर तक कई सारे पेशवाओं के बारे में बताया था। मैं कुछ बैरागी करंट अफेयर्स अपडेटेड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आज के सेशन में पेशवा और मराठाओं की अगली कहानी को सामने रखता हूं। साथियों देखिएगा, जैसे पानीपत का वॉर समाप्त हुआ, पानीपत के वॉर के समय पर आपको देखने मिल रहा है बाजीराव प्रथम के बेटे बालाजी बाजीराव आपको यहां पर मेन पेशवा देखने मिल रहे हैं, जिनके सेनापति के माध्यम से ये वॉर किया जा रहा है। हालांकि यहां पर नाना साहेब बालाजी बाजीराव वास्तव में बालाजी बाजीराव के वृद्ध हो जाने, कमजोर हो जाने के चलते 1761 के वॉर में मराठा बहुत ज्यादा तेज प्रदर्शन नहीं कर पाए और उनकी हार हो गई। इनके बाद आपको 1761 से 1772 तक भारत के अंदर अगले पेशवा के पद पर आपको देखने मिलेंगे माधव राव प्रथम। 17 वर्षीय माधव राव 1761 में पेशवा बनते हैं। इसी समय पर साथियों मराठा ने 1771 ईस्वी में बादशाह शाह आलम को दिल्ली में स्थापित किया। साथियों सोच के देखो, जिन मराठाओं के द्वारा अभी तक छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और पेशवाओं के इनिशियल समय तक जिन मुगलों को अभी आक्रांता मान के उन्हें पद से हटाने की बात चल रही है, मोहम्मद शाह रंगीला का घेराव हो रहा है, फर्रुखशर को निपटाने की बात चल रही है, अब शाह आलम को दिल्ली पर बैठाने के लिए यही मराठा काम कर रहे हैं कि भैया अंग्रेजों से बेहतर तो यही है, अगर वर्तमान में मुगल की सत्ता दिल्ली पे काबिज रहेगी तो बाद में हम इनको निपटाकर अपना डोमिनेंस स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो साथियों जब एक और दुश्मन आ गया तो अभी जो ऑलरेडी हमारा दुश्मन था वो आपको दुश्मन नहीं लग रहा, आप उसका सहयोग कर रहे हो, क्योंकि आपको वर्तमान में बादशाह पेंशन भोगी देखने मिल रहा है। तो यहां पर
पर भी मामला आपको कमजोर देखने मिल रहा है। ना तो शाह आलम ताकतवर बचा और ना ही आपको यहाँ पर माधव राव का मामला देखने मिल रहा है। खैर, माधव राव के समय पर तो बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। अब माधव राव के बाद में आपको नारायण राव साहब देखने मिलेंगे 1772 से 1773 के बीच में। क्या मामला होता है? माधव राव की मृत्यु के बाद, उनकी डेथ के बाद, उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बनता है, लेकिन 1773 में उनके चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनने के चक्कर में नारायण राव की हत्या कर देते हैं। मतलब आपको मराठा साम्राज्य के घर में ही घरेलू राजनीति, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स देखने मिलती है, और इतनी घिनौनी कि रघुनाथ राव भैया इनको ही निपटा दे रहा है। अब इनके बाद आपको माधवराव सेकेंड देखने मिलेंगे 1774 से 1795 के बीच में। यहां पर कहानी एड होती है। नारायण राव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र माधव राव पेशवा बनता है। और साथियों, क्योंकि यहां पर भी आपको मामला अल्प वयस की है या कम वर्ष की आयु का यहां पर आपको पेशवा देखने मिल रहा था, तो यहां पर एक 12 भाई काउंसिल का गठन होता है। ये 12 मंत्री या 12 लोग दिशा निर्देश देंगे, कमांड देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, सूझबूझ देंगे, तब जाके मराठा का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन आगे चल पाएगा। और पॉइंट समझना, 12 भाई काउंसिल में जो इंपॉर्टेंट लीडर, इंपॉर्टेंट व्यक्ति देखने मिल रहा है, उनका नाम है नाना फडणवीस। ऐसा कहा जाता है कि पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी, बालाजी विश्वनाथ ने वापस से मराठा साम्राज्य को शक्तिशाली किया, और जब ये पूरा का पूरा साम्राज्य विफल हो गया, कमजोर हो गया, नाना फडणवीस 12 भाई काउंसिल्स को एस्टेब्लिश करके माधवराव सेकेंड के समय पर वापस से कई सारे मराठा सरदारों को ज्वाइन करते हैं और इस मराठा साम्राज्य को वापस से री एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। यहां पर धीरे करते करते मराठा एम्पायर के लोग जुड़ते हैं, कई सारे पिंडारी कुछ पैसा लेकर इनके लिए युद्ध करते हैं, और वापस से यहां पर मराठा साम्राज्य की पावर्स आगे बढ़ती है। और इस समय पर भैया अंग्रेज भारत के अंदर दखल दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं मराठा के दक्कन के कपास फर्टाइल एरिया, कॉटन फर्टाइल एरिया पर अंग्रेजों की नजर जा रही है। और भैया वापस से अब यहाँ पर वॉर आपको देखने मिल रहा है। यहाँ पर आपको एक व्यक्ति देखने मिल रहा है, रघुनाथ राव, जो वास्तव में नारायण राव की हत्या कर रहा है फॉर द एम्पायर। जब इस रघुनाथ राव को पता चलता है ये 12 भाई काउंसिल जो नाना फडणवीस के लीडरशिप में बनाई गई है, ये धीरे धीरे वापस मजबूत हो रही है, और कहीं ना कहीं क्योंकि मैंने अपने ही व्यक्ति की हत्या की है तो मुझे भी निपटाया जा सकता है। तो यहां से आपको कहानी के अंदर टर्निंग पॉइंट देखने मिलेगा। अभी तक मराठा मराठा मामला चल रहा था, मराठा मुगल मामला चल रहा था, अंग्रेजों की एंट्री नहीं हुई थी, अंग्रेज केवल दूर से वेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिले, कोई मोल मिले, कोई पास मिले, और हम इंटरफेयर करके मराठा साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लें। और वो मोल मिल जाता है उनको रघुनाथ राव। ऐसे ही रघुनाथ राव को भैया डर रहता है कि मैं कैसे बच पाऊंगा, तो वास्तव में रघुनाथ राव भागता है और जाकर अंग्रेजों से शरण मांगता है और कहता है कि प्रभु मेरी रक्षा कर दो। क्या लिखा है? प्रमुख मराठा सरदारों की इस चुनौती का सामना करने में अपने को असमर्थ पाकर रघुनाथ राव पूना से भागने पर विवश हो जाता है और बंबई जाकर, क्योंकि अंग्रेजों की बंबई प्रेसिडेंसी तैयार हो रही है, बंबई जाकर नाना फडणवीस के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता मांगता है। और यहीं पर मराठा डिप्लोमेसी, मराठा पॉलिटिक्स के अंदर आपको एंट्री देखने मिलती है अंग्रेजों की। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी में भैया 1796 से लेकर 1818 के बीच में आपको एक नया मामला देखने मिलता है, जब बाजीराव सेकेंड, बाजीराव द्वितीय यहां पर आपको मराठा के पेशवा पद पर देखने मिलते हैं। क्या क्या बातें जानने लायक हैं बाजीराव सेकेंड के बारे में ध्यान रखिए। यह रघुनाथ राव के पुत्र थे। नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद जिन मराठा नेताओं के हाथों में शक्ति रही, उनमें पेशवा बाजीराव सेकेंड, दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर प्रमुख थे। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भैया, यहीं से आपको बाद में सिंधिया और होलकर साम्राज्य का मामला भी देखने मिलेगा। पेशवा बाजीराव सेकेंड और सिंधिया दोनों होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहते थे। मतलब देखो, अब यहां पर पेशवा मराठा हो चुके हैं, साथ ही साथ सिंधिया मिल जाएंगे, तो जहां से निकला है वहीं पर आपको मारामारी देखने मिलेगी। भैया ये होलकर के विरुद्ध सिंधिया और बाजीराव हो जाएंगे, और इसी छीछा लेदर के चलते अंग्रेज उसका लाभ उठा लेंगे। अप्रैल 1801 में पेशवा व जसवंत राव होलकर के भाई विठल जी की निर्मम हत्या कर दी गई, और यहीं से आपको इतिहास आगे देखने मिलता है। होलकर ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा व सिंधिया की सेनाओं को 1802 में हृदयसर नामक स्थान पर पराजित कर दिया और पूना पर अपना अधिकार जमा लिया। बात हो रही है होलकर की। पहले गुटबाजी हो रही थी सिंधिया और पेशवा में, अब यहां पर होलकर ने पूना के ऊपर ही कब्जा कर लिया है। उसे अमृत राव के पुत्र विनायक
राव को पूना की गद्दी पर आपको बैठते हुए मामला देखने मिल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा काम की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन आपको बारा भाई कौंसिल, नाना भाई फडणवीस, रघुनाथ राव जैसे मोल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे वास्तव में मराठा इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो उसका फॉल आपको देखने मिल रहा है। बाजीराव सेकंड ने भागकर घसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों के साथ में से संधि करी। मतलब वास्तव में अंतिम जो व्यक्ति अंग्रेजों के पास सच में आपको शेल्टर मांगने देखने मिल रहा है, उसका नाम है बाजीराव सेकंड। और यहीं पर आपको एक बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन देखने मिल रही है, जिससे अंग्रेजों के जो मंतव्य थे, जिनकी डिजायर थी, वो और बढ़ जाती है और आपको एंग्लो मराठा वॉर या आंग्ल मराठा वॉर देखने मिलता है और मराठा साम्राज्य का फॉल यहां पर आपको देखने मिलता है। कहानी क्या है, देखिए सारी बातों को। पहला आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मतलब अंग्रेज, मराठा का साथ में युद्ध हो रहा है, तो एंग्लो मराठा वॉर आपको देखने मिल रहा है 1775 से 82 के बीच में। यहां पर आपको पेशवा माधवराव सेकंड देखने मिल रहे हैं, अंग्रेज की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग्स देखने मिल रहा है। कारण क्या था भैया, पेशवा के पद को लेकर मतभेद कि माधव राव और रघुनाथ राव के बीच में कौन बनाया जाएगा, तो यहां पर आपको वॉर देखने मिल रहा है। साथ ही साथ अंग्रेजों का वाणिज्यिक और राजनीतिक लाभ कि भैया कपास के लिए हमको मराठा का क्षेत्र चाहिए, तो अंग्रेजों का पॉइंट भी है, और साथ ही साथ जो घरेलू राजनीति है, इन कारणों से आपको पहला आंग्ल मराठा वॉर देखने मिल रहा है। कहानी का परिणाम यह होता है कि 1982 में एक संधि होती है जो जगत प्रसिद्ध है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सालबाई की संधि। प्रश्न आता है कि सालबाई की संधि किस किस के बीच हो रही है, तो भैया यहाँ पर लॉर्ड हेस्टिंग और नाना फडणवीस के बीच में आपको देखने मिल रही है सालबाई की संधि 1782 में, जहां पर अंग्रेज यहां पर आपको डोमिनेट करते देखने मिलेंगे। 1775 में सूरत की संधि होती है रघुनाथ राव और अंग्रेज के बीच में। अंग्रेज कहते हैं कि तुम हमारी सहायता करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, इसे कहा जा रहा है सूरत की संधि। तो वास्तव में जो मोल है रघुनाथ राव, वो सूरत की संधि करके अंग्रेजों को न्योता दे रहा है निपटावसान करने के लिए। 1779 में बड़गांव की संधि होती है मराठा और अंग्रेज के बीच में। ऐसे आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देखने मिलता है। सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में देखने मिलता है, जब पेशवा बाजीराव सेकंड, अभी जो शेल्टर मांगने गया, बेसिन की संधि हो रही है, उसके बीच देखने मिल रहा है। और यहां पर अब आ चुका है भैया क्रांतिकारी व्यक्ति लॉर्ड वेलेस्ली, जिसे सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस बनाने की पॉलिसी का पितामह भी कहा जाता है। वास्तव में इसके पीछे कारण था पेशवा बाजीराव सेकंड द्वारा अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि करना, साथ ही साथ नेपोलियन का उदय होना, फ्रांसीसी के आक्रमण का भय होना। साथियों यहां पर एक नया पॉइंट आपके सामने आपको देखने मिल रहा है, इंटरनल पॉलिटिक्स की जगह पर कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रभाव भी यहां पर आपको देखने मिलेगा। वो था नेपोलियन का उदय। फ्रांसीसी क्रांति में जब नेपोलियन आ रहा है, तो नेपोलियन कहा जाता है कभी नहीं आ रहा, जहां जहां वो आक्रमण कर रहा है, अंग्रेजों को दुश्मन मान के वो उन क्षेत्रों को जीत ले रहा है। कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर अंग्रेजों को नेपोलियन का भय था, तो नेपोलियन के आने के पहले अंग्रेज चाह रहे हैं कि मैक्सिमम भारत के रीजन्स पर उनका रूल एस्टेब्लिश हो जाए, तब जाके वो नेपोलियन के साथ सामना कर पाएंगे या फ्रांसीसी कंपनी को पराजित कर पाएंगे। अगर नेपोलियन तेज हो गया और हम भारत के अधिकांश क्षेत्र नहीं जीत पाए, तो हम कमजोर पड़ जाएंगे और हमारा फॉल हो जाएगा। तो फ्रांस के भय से वो भारत के अंदर तेजी कर रहे हैं चीजों को डेवलप करने में, डोमिनेंस करने में और कॉलोनी को एस्टेब्लिश करने में। परिणाम ये हुआ कि भैया 1803 में आपको देवगांव की संधि भोंसले के द्वारा, 1803 में सुरजनी अंजन गांव की संधि सिंधिया के द्वारा, 1805 में राजपुर घाट की संधि होलकर के द्वारा आपको देखने मिल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सुरजी अर्जन गांव की संधि कौन कर रहा है, सिंधिया याद रखना। राजपुर घाट की संधि कौन कर रहा है, होलकर ध्यान रखना। देवगांव की संधि कौन कर रहा है 1803 में, भोसले याद रखना। इन तीनों की इंपॉर्टेंट संधियों को आपको गलती से नहीं भूलना है। अगला मामला आपको देखने मिलेगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड एंग्लो मराठन वॉर 1817-19 के अंदर आपको देखने मिलेगा, जहां पर आपको लॉर्ड हेस्टिंग्स देखने मिलेंगे। साथियों कहानी ऐसी है कि जब मराठा थोड़े बहुत ताकतवर हुए, तब मराठाओं की तरफ से पिंडारी, अगर आपने वीर मूवी देखी होगी तो उसमें कई सारे पिंडारी है जो मराठाओं की सेना में पार्टिसिपेट करते थे कभी कभी आके, और युद्ध जिता के अपना अपना काम करने चले जाते थे। तो वास्तव में मराठाओं की शक्ति के पास पिंडारी उसका एक मेन की रोल था। ये लॉर्ड हेस्टिंग पिंडारियों का दमन कर देते हैं। सबसे पहले ये पिंडारियों को निपटाते हैं, जो पिंडारी लूटपाट करके अपना जीवन चला रहे हैं।
मराठा की सेना में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर पिंडारियों का दमन कर लिया जाएगा तो भैया मराठा सेना कमजोर हो जाएगी। इस कारण से भी आपको मामला देखने मिल रहा है और कई सारी छोटी छोटी संधियां तो चली रही हैं जिस कारण से लगातार वॉर देखने मिलेंगे। परिणाम यह हुआ कि भैया पेशवा बाजीराव सेकंड को किर्की के युद्ध में परास्त करके पुणे पर अधिकार कर लिया गया। भोंसले को सीताबर्ली और होलकर को महिदपुर के युद्ध में पराजित कर दिया गया और मराठा संघ का भैया आपको विलय देखने मिलता है। यहां पर अंग्रेज तीनों के तीनों वॉर के सबसे अंतिम वॉर जिसमें पेशवा बाजीराव सेकंड अंतिम पेशवा आपको देखने मिल रहा है जो बसिन की संधि कर रहा है। बाद में आपको सारे मामले देखने मिल रहे हैं। यहीं पर आपको मराठा राज्य का मामला खत्म होते देखने मिल रहा है, फॉल देखने मिल रहा है। पूरा का पूरा मराठा यूनियन वास्तव में अंग्रेज अपने डोमिनेंस में ले लेते हैं। ना केवल पूना की बात चल रही है भैया, पूना के अलावा वो क्षेत्र जो होलकर, सिंधिया, आपको भोंसले के क्षेत्र में देखने मिल रहे हैं, उन सबको पराजित करके भी अंग्रेज अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहे हैं और वास्तव में यहां पर फॉल ऑफ दी मराठा एम्पायर की कहानी कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंट था मामला पानीपत का थर्ड वॉर। उसके बाद में आपको 3 आंग्ल मराठा वॉर देखने मिल रहे हैं और तीनों वॉर के अंदर आपको लगभग कहानी देखने मिल रही है कि धीरे धीरे करते करते अंग्रेजों का डोमिनेंस बढ़ा, इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, फ्रांस का मामला भी आपको देखने मिल रहा है और कहानी समाप्त हो जा रही है। कुछ और फैक्ट यहां पर आपको देखने मिलते हैं कि भैया जो जो मराठा यूनियन के क्षेत्र थे उनकी कौन कौन सी कैपिटल बनाई जाती हैं। तो भैया जो होलकर हैं वो इंदौर के अंदर आकर अपने एस्टेब्लिशमेंट को देखते हैं, गायकवाड़ बड़ौदा में जाते हैं, पेशवा पुणे में रहते हैं, भोंसले आपको नागपुर में देखने मिलते हैं, छत्रपति आपको सतारा में देखने मिलते हैं और सिंधिया ग्वालियर के अंदर अपनी चीजों को एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन क्योंकि साथ नहीं दिया, आपस में ही वॉर करना स्टार्ट कर दिया। पहले तुम साथ थे तो सारे लोग पूछ रहे थे, बाद में अंग्रेजों ने आपको सबको एक साथ निपटा दिया। तो यहां पर आपको एंग्लो मराठा वॉर इंपॉर्टेंट देखना है। सालबाई की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से मत भूलना। तो साथियों आज के सेशन को यहीं बाइंड अप करते हैं। अगले सेशन में हम लोग मराठा के बाद में अब पंजाब की ओर रुख करेंगे क्योंकि अंग्रेज का डोमिनेंस स्थापित होने वाला है पंजाब में। तो पंजाब में सिख धर्म का स्थापना कैसे हो रही है, कौन कौन से वो वीर पुरुष हैं जो वास्तव में पंजाब को और सिखिज्म को स्टेब्लिश करके उसको डिफेंस करने की बात कर रहे हैं, चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ना केवल हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, मल्टीपल सब्जेक्ट आपको यहां पर देखने मिलेंगे। कई सारे कोर्स हैं, कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है, देवाशीष सर आपको पढ़ाएंगे। तो भैया देर नहीं करना है, चीजों का लाभ लेना है। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी क्लासेस आपको मिलेंगी हमारे देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।